एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग आप ऐसा कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट हम लोग आज इस एक लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हम लोगों ने आपने जैसे देखा होगा पुरानी क्लासेस में, जो इक्वेशंस आपने देखी थी वो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती थी कुछ इस तरह की, x² + 2x = 5। ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस भी आती हैं हमारे पास, x + 5 = 7, या फिर दो वेरिएबल्स के साथ आ जाती हैं, x + y = 2z। तीन वेरिएबल के साथ भी आ सकती हैं। तो ये सब जो होती थी ये होती थी हमारी लीनियर इक्वेशंस, या फिर इसमें x y z के जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो हम इनको बोलते थे अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर वो थी जिनमें x की हाईएस्ट पावर जो थी वो 1 थी, और ऊपर वाली क्वाड्रेटिक थी क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री जो हम बोलते हैं वो 2 थी। तो जैसे हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस थी, ऐसे ही अगर मैं sin x cos x कुछ इस तरह की चीज़ें लिख दूँ, sin x + cos x = 3/2, ऐसा कुछ लिख दूँ, = 0 लिख दूँ, ऐसा कुछ लिख दें अगर, तो ये सारी इक्वेशंस हो जाएंगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, वहाँ पे हमारी सिंपल अलजेब्रा यूज हो रही थी तो वो अलजेब्रिक इक्वेशंस थी। यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस x के लिए। जैसे इन इक्वेशंस को आपको याद हो, x² + 5x + 2 = 0, इस तरह की इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी है 10th क्लास में। तो x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा आंसर 0 आ रहा है, हम ये निकालते थे। ऐसे ही यहाँ पर x की किस वैल्यू पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन आते हैं और इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल सॉल्यूशन, और दूसरी कैटेगरी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो होता क्या है, जैसे मैं sin x की बात करूं तो sin x = 0 अगर मैं एक फंक्शन लिख दूं यहाँ पर, तो sin x = 0 अगर आप जैसे sin x के ग्राफ से भी देखोगे, sin x का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो sin x 0 तो बहुत बार होता है, बहुत बार, एक बार तो होता नहीं है। एक बार मुझे पता है 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 3 पाई, फिर यहाँ पर 2 पाई पे 0 से ये 2 पाई पे होता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब ऐसे काफ़ी सारी जगह पे sin x 0 होता है। तो ये जितनी भी जगह पे 0 होता है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं ये सारी चीज़ें मेंशन कर पाऊँ एक आंसर लिख के, तो मैं कहता हूँ कि ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि sin x = 0 पे x की सारी पॉसिबल वैल्यूज अगर मैं बता दूं तो वो होगा मेरा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में मुझे मिलेंगे किसी भी इक्वेशन के ऑल सॉल्यूशन, सारे आंसर्स। लेकिन जब बात होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो पहले तो कहाँ से आए ये आपको अगर समझाया जाए, तो जो हमारी क्वाड्रेंट्स हम बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कैसे डिवाइडेड है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π सेकंड, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 0 या फिर 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद जब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो वो दोबारा 0 से ही स्टार्ट होती है या फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है। मतलब बेसिकली टोटल तो 360 डिग्री ही बना सकते हैं हम लोग, या फिर टोटल 2π ही बना सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 से 2π में आने वाली वैल्यूज को माना जाएगा। तो अगर देखूं मैं यहाँ से, ये 0 से शुरू हुआ और यहाँ से गया ये 2π तक, तो 0, π और 2π, ये तीनों जो है वो sin x = 0 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब 0 से 2π के बीच में जब भी x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 2π में, जिसमें 0 और 2π भी इंक्लूडेड हैं, उसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और उसके अलावा की सारी वैल्यूज भी अगर मैं लिखूंगा तो उसको हम लोग बोल देंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलिए sin x के लिए ही देख लेते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, sin x = 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो sin x कब 0 होता है ये आपको पता है, sin x 0 होता है, एक तो हमें पता है 0 पे 0 होता है sin x। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पाई पे भी 0 होता है, पाई के बाद 2π पे भी 0 होता है। ऐसे ही अगर आप देखते जाओगे तो 3π, 4π,
5 पाई सो ऑन, सब जगह 0 होता है। तो इसको जनरलाइज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। z मतलब इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर का सेट। तो x जब भी n पाई होगा, जहाँ पर n एक इंटीजर है, मतलब n की जगह में 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज रखूंगा, तो 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 रखूंगा तो पाई, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 रखूंगा तो 3 पाई। तो देखो यही वैल्यूज आ रही है ना। तो मैंने एक जनरल टर्म लिख दी x इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, जहाँ पर n क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो इन वैल्यूज पे साइन x जो है वो 0 हो जाएगा, x की इन वैल्यूज पे। तो ये तो हो गया साइन x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, x की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है, मतलब कि ये 3 वैल्यू। ऐसे ही जैसे मैंने sin x की बात करी, अगर बात करी जाए cos x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की, तो देखो cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x हमें पता है पाई बाई 2 पे 0 होता है, cos 90, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे होता है, cos 270। ऐसे ही आगे चलते चलते हम लोग कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इस इन वैल्यूज पे जो है वो cos x की इन वैल्यूज पे cos x 0 हो जाता है। अब इसको अगर मुझे जनरलाइज करके लिखना है, तो इसको हम, आपको याद हो जनरलाइज करके हमने लिखा था 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। अब देखो n को अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 बन रहा है। n को 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 + 1 3, 3 पाई बाई 2 बन रहा है। ऐसे ही n को जब मैं 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 + 1 5, 5 पाई बाई 2 बन रहा है। सिमिलरली देखो यही पूरी सीरीज रिपीट हो जाएगी, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 एंड सो ऑन। तो cos x इज इक्वल टू 0 के लिए 2n + 1 पाई बाई 2 जो है वेयर n बिलोंग्स टू z एक जनरल सॉल्यूशन है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, मतलब कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, क्योंकि 5 पाई बाई 2 जो है वो 360 के या फिर 2 पाई के आगे चला जाता है। तो 0 से 2 पाई में सिर्फ यही दोनों आ रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन है 2n + 1 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। अगर पूरा लिखना है तो x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये है जनरल सॉल्यूशन। और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये तो हमने देखा sin x और cos x के लिए। ऐसे ही अगर मैं चेक करूं tan x के लिए, तो देखो tan x इज इक्वल टू 0। tan x कहाँ पर 0 होता है, ये भी हमें पता है, जहाँ जहाँ sin 0 होता है वहाँ पर tan 0 होता है। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सारी वैल्यूज पे tan x 0 होता है। तो जो sin के लिए था वही tan के लिए भी आ जाएगा, मतलब कि फॉर x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। tan x इज इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही 0 और पाई, 0 पाई और 2 पाई, 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब हमने ग्राफ्स बनाए थे तब साइन का जो फंक्शन होता है और कॉस का जो फंक्शन होता है, साइन और कॉस के जो फंक्शन है वो 0 से लेके 2 पाई तक अलग अलग वैल्यूज देने के बाद, जैसे ये साइन का फंक्शन है, तो 2 पाई के बाद दोबारा यहीं से जो बना था वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 2 पाई जब दोबारा 2 पाई से 4 पाई पहुंच गए, मतलब एक और 2 पाई का इंटरवल हमने, इंटरवल मतलब कि रेंज 2 पाई से 4 पाई, टोटल डिफरेंस कितना हुआ 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई चलने के बाद फिर से सेम ग्राफ रिपीट होगा। ऐसे ही 2 पाई चलने के बाद फिर 2 पाई चलने के बाद फिर, और cos x में भी यही है, 2 पाई जैसे ही हमने डिस्टेंस चल लिया वैसे ही 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट, फिर 2 पाई के बाद रिपीट, फिर 2 पाई के बाद रिपीट। तो sin x और cos x के केस में क्या हो रहा है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए कहीं पे नोट डाल के। sin x और cos x के केस में ये हो रहा है कि 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने लगता है। और sin x के cos x के जो रिश्तेदार हैं, मतलब कि sec x और cosec x, क्योंकि sin x और cos x 2 पाई के बाद रिपीट हो रहे हैं तो वो भी 2 पाई के बाद आपस में रिपीट होने लगते हैं, मतलब वही ग्राफ दोबारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन tan और cot के केस में क्या होता है कि पाई के बाद ही हमारा ग्राफ रिपीट होने लगता है। जैसे sin, cos, sec और cosec में 2 पाई के बाद रिपीट होता है, वैसे ही tan और cot में पाई के बाद ही ग्राफ रिपीट होने लगता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगी, तब आपको सॉल्यूशंस ढूंढने में इस बात से आसानी होगी। वो कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है, जो कि आपके बुक में थ्योरम के फॉर्म में गिवन है, 3 चीज़ें। तो पहला थ्योरम जो आपकी बुक में गिवन है, थ्योरम नंबर 1,
वो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म की मिल जाए, जैसे अभी तो हमने देखा sin x इज इक्वल टू 0, तो बहुत आराम से निकाल लिया, हमें पता था sin x कहाँ पर 0 होता है। बट इसकी जगह अगर कोई मुझे दे दे sin x इज इक्वल टू -√3/2, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर तो 0 है नहीं, अब कैसे निकालेंगे? हो सकता है ये भी निकाल लें, हमें -√3/2 sin x कहाँ पे होता है वो पता है। अगर मुझे और घुमा के दे दिया जाए sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/√2 या फिर √2, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस तरह की चीज़ें कैसे होंगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, और उन थ्योरम्स को आपको रटना नहीं है, आराम से आप समझो कि कैसे हम लोग उसके सॉल्यूशन पे पहुँच रहे हैं। तो देखो, पहली चीज़ है, अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, इस तरह की अगर मुझे इक्वेशन मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा? sin x इज इक्वल टू sin y। तो देखो, इसको क्या कर सकते हैं, sin y को इस तरफ ले आए, ये हो गया sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a माइनस sin b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन, यही होता है। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। दोनों साइड्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 ऐसे ही चला जाएगा, और 0.2 तो 0 ही रहेगा। तो मेरे पास आया cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को मैंने हटा दिया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करके। अब ये कब 0 हो सकता है? जब या तो ये इतना पार्ट 0 हो cos के साथ वाला, या तो वो इतना पार्ट 0 हो sin के साथ वाला। मतलब कि ये तभी पॉसिबल है जब इधर cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अभी हमने देखा कि cos और कोई भी एंगल cos थीटा 0 कब होता है? जब वो एंगल थीटा जो है वो बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल थीटा क्या है? x प्लस वाई बाई 2। मतलब कि या तो x प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो बराबर है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, या फिर साइन कब 0 होता है? जब साइन के साथ वाला एंगल जो कि यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 है वो बराबर होता है n पाई के, और दोनों ही केसेस में n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z है। तो ये दोनों में से अगर एक भी चीज़ 0 हो गई, या फिर अब कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक भी चीज़ सेटिस्फाई कर गई, तो हमारा ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और यहाँ से क्या आया? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। अब क्या है कि कभी भी सॉल्यूशन हम लोग अलग अलग नहीं देते हैं कि ये या फिर ये, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे कंबाइन करना हो तो मुझे कुछ हल्की सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। और अभी तक की डेरिवेशन तो सब कुछ देखो बिल्कुल जनरल हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया था। यहाँ पे एक ट्रिक लग रही है जो आपको याद करनी होगी, समझनी होगी, याद करनी नहीं होगी, कि कैसे हम लोग क्यों वो कर रहे हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई, और माइनस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई। अब देखो ये कैसे आया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ये हम लोग क्यों लिखते हैं? यहाँ पर भी या फिर यहाँ पर भी मैंने क्यों लिखा 2n प्लस 1? इसको लिखने की वजह ये होती है कि हमें ओवरऑल इसको सॉल्व करके एक ऑड नंबर बनाना है। कैसे? n को अगर मैं 0 रख दूंगा तो मेरे पास ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिजल्ट 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं n को 2 रख दूंगा तो n को 1 रख दूंगा तो 2 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ऐसे ही n को 2 रखूंगा तो 2 2 4 प्लस 1 5 बन जाएगा। तो 1 3 5 7 9 ये एक ऑड नंबर्स की सीरीज बन रही है। मैंने यहाँ पे ऑड नंबर्स की सीरीज ऊपर क्यों बनाई है? ताकि -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर होगा तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर हमेशा -y रहेगा, ये हमेशा -y रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ऐसे ही यहाँ पर भी हमें हमेशा ऑड मल्टीपल चाहिए था पाई बाई 2 का। ऑड क्यों चाहिए था? क्योंकि जैसे ही इवन मल्टीपल बनता, मतलब कि 1 3 5 के अलावा बीच में 2 अगर बन जाता तो वो 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाता। ऐसे ही 4 बनता तो 4 और 2 कैंसिल हो जाता। तो हमें हमेशा पाई बाई 2 के फॉर्म में रखने के लिए ये 2n प्लस 1 लिखा करते थे हम लोग। ठीक है, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको मैं लिख दूंगा, अभी भी n बिलोंग्स टू z है, और इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू
2n पाई प्लस -1 की पावर 2n y। अब मैंने 2n क्यों लिखा ये आप समझ गए होंगे। 2n प्लस 1 लिखा था ताकि नंबर हमेशा ऑड रहे, 2n लिखा है ताकि नंबर हमेशा इवन रहे। यहाँ पर 0 रखेंगे देखो तो 0 बन जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 बन जा 2, 2 रखेंगे तो 2 टू द 4, ऐसे ही 6 8 10। तो 2n रखने से नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और नंबर पॉजिटिव रखने से क्या होगा, -1 की पावर हमेशा इवन रहेगी, और इवन पावर हमेशा मुझे प्लस y देगी जो कि यहाँ पर है। तो मेरे पास ये दो सॉल्यूशन आ गए x के, एक ये और एक ये। अब मैंने ये ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों को बहुत आराम से कंबाइन कर पाऊँ। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो जो 2n प्लस 1 यहाँ लिखा है वही 2n प्लस 1 यहाँ लिखा है, ऐसे ही जो 2n यहाँ पे लिखा है वही 2n यहाँ पर लिखा है, मतलब कि एक नंबर जो यहाँ है वही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस एक नंबर को दोनों ही केस का अगर मैं मान लो t लिख दूँ, ठीक है, तो ये ओवरऑल x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू t पाई, इस 2n प्लस 1 की जगह भी t लिख दिया मैंने और 2n की जगह भी t ही लिखा है, तो ये हो जाएगा t पाई प्लस -1 की पावर t इंटू y। ठीक है, इसको कैसे किया मैंने ये देखो, अगर यहाँ से मुझे क्या मिल रहे हैं ऑड नंबर्स, यहाँ से मुझे क्या मिल रहे हैं इवन नंबर्स, n को 0 रखूंगा इवन यहाँ पर आएगा, वैसे तो 0 इवन नहीं होता है, पर यहाँ 1 रखूंगा तो ऑड 2 3 4, n की जगह यहाँ पर मैंने t लिख दिया है, तो मतलब एक बार ये ऐसा मेरा आंसर रोटेट होता रहेगा। मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में क्या है कि t कहीं पर भी नहीं दिया है तो आप इसको n लेके चलो, सब जगह n दिया है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल जनरल सोल्यूशन बनता है। ओवरऑल जनरल सोल्यूशन क्या बनता है, जब मुझे sin x इज इक्वल टू sin y इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई होगी तब उसका जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। तुरंत इसका एक एग्जांपल यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। अगर मुझे इक्वेशन गिवन है sin x इज इक्वल टू √3/2, ये इक्वेशन मुझे गिवन, तो अब देखो √3/2 कब होता है, sin π/3 पे होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा sin x इज इक्वल टू sin π/3 लिख देंगे। अब देखो ये और ये कंपेरेबल है आपस में, y की जगह π/3 आ गया, तो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इस इक्वेशन का sin x इज इक्वल टू sin π/3, तो मैं सीधा यहाँ से लिख दूंगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y की जगह क्या लिख देंगे π/3। ठीक है, y की जगह लिख देंगे π/3 जो कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। π/3 की जगह आप 0 से 2 पाई में एक और बार साइन जो है वो √3/2 वैल्यू ले सकता है, वो वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही वाली लिखें। और वो वैल्यू कब होती है, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 मतलब कि 2π/3 पे भी साइन जो होता है वो √3/2 ही वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर आप π/3 भी लिख सकते हो और 2π/3 भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये था हमारा पहला थ्योरम जिससे हमने ये चीज डिराइव करी, ये यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रब करके यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने डिराइव किया x इज इक्वल टू, क्या डिराइव किया था, हाँ, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। पहला थ्योरम हमने ये डिराइव कर लिया। चलिए दूसरा केस अगर हम लोग ले, जैसे sin x इज इक्वल टू sin y लिया था, ऐसे ही अगर cos x इज इक्वल टू cos y, कुछ इस तरह का हम लोग केस ले लें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फंडा दोबारा लेंगे, cos y को इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, यही होता है फॉर्मूला, ये इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, वही -2 हटा दूंगा, दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आया sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज कि या तो sin x प्लस y/2 0 हो या sin x माइनस y/2 0 हो। ये इतना पार्ट कब 0 होगा, लेकिन मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप अगर कॉपी कर रहे हो यहाँ से तो सही डेरिवेशन पूरी कॉपी करो। इधर sin x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस y/2 इज 0। इन दोनों में से एक 0 होगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा।
ये 0 कब होगा? जब ये इतना एंगल होगा x प्लस वाई बाई टू जो होगा वो n पाई के बराबर होगा। ऐसे ही ये इतना एंगल जब x माइनस वाई बाई टू जो एंगल है ये n पाई के बराबर होगा, तब 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था साइन थीटा कब 0 होता है? जब थीटा n पाई के बराबर होता है। तो थीटा यहाँ पर x प्लस वाई बाई टू था और यहाँ पर x माइनस वाई बाई टू था। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। अब इन दोनों को कंबाइन करना तो बहुत सिंपल है। इन दोनों को कंबाइन करके सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, या तो प्लस वाई हो जाएगा या माइनस वाई हो जाएगा। इसकी तरह आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये केस था साइन x इज इक्वल टू साइन वाई का, और अब मैंने यहाँ पर दूसरा केस निकाल लिया है, cos x इज इक्वल टू cos y के लिए सॉल्यूशन आया 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, सब जगह आपको पता होना चाहिए n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, ये केस है cos x इज इक्वल टू cos y का, जहां पर x वेरिएबल है और y आपको कांस्टेंट जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जैसे sin x और cos x के लिए हमने देखा, ऐसे ही एक बार जल्दी से tan x के लिए भी देख लेते हैं कि tan x के फॉर्म में अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी तो हम क्या करेंगे। अगर tan x के फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, tan x इज इक्वल टू tan y, वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। tan y को इस तरफ भेजा, इसके आगे से लिख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास हो जाएगा tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0, tan a माइनस tan b। क्या इसका मुझे कोई फॉर्मूला पता है? tan a माइनस tan b का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो tan a को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, ये लिख सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या बन जाएगा? sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। ठीक है, ये बना। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर वाली जो टर्म है ये और कुछ नहीं बल्कि sin x माइनस वाई के बराबर है। sin x माइनस वाई क्या होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y, और अपॉन में बन रहा है cos x cos y। यहीं पर आपको अलग से मेंशन भी करना पड़ेगा कि cos x cos y जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ये पूरी टर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म में चली जाएगी। तो sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कब 0 हो सकता है? जब sin x माइनस वाई 0 होगा, when sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज तभी पॉसिबल है। तो sin x माइनस वाई 0 का मतलब है कि x माइनस वाई जो है वो n पाई के बराबर हो। x माइनस वाई n पाई के बराबर होना चाहिए, मतलब x सीधा सीधा आ गया n पाई प्लस वाई। कोई दो केस नहीं, चार केस नहीं, इनकी तरह कोई कॉम्बिनेशन का झंझट नहीं, सीधा x आ गया n पाई प्लस वाई। x मेरे पास आया n पाई प्लस वाई। तो ये थे मेरे तीन थ्योरम जो आपके बुक में भी गिवन है, तीन डिफरेंट केसेस के लिए। ये था sin x इज इक्वल टू sin y का केस, ये था cos x इज इक्वल टू cos y का केस, और ये था tan x इज इक्वल टू tan y का केस। तो ये तीन थ्योरम्स हमने डिराइव कर लिए। अगर आपको थ्योरम्स नहीं समझ आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि इसी रिजल्ट से सॉल्यूशन निकलेगा। और ये रिजल्ट भी अगर नहीं याद हुआ है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिजल्ट क्या कैसे आया, कैसे यूज हो रहा है वो भी समझ आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था sin x वाले के लिए, तो वो भी समझ आ जाएगा आपको, और आपको ये अपने आप याद भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। आपके बुक में जो एग्जाम्पल 18 और 19 है वो सिंपल sin x इज इक्वल टू √3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है आपको, जो हमने यहाँ पर निकाला था अभी π/3 और 2π/3। तो वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ऐसे ही tan x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए आपको निकालना है, तो वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा जो हमने थ्योरम करे हैं उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो निकालते हैं हम लोग। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास ज्यादातर ऐसे माइनस में ही आएगा, और माइनस वाली वैल्यूज हमें याद रहती नहीं है, हमें याद रहती है सिर्फ 0 से 90 तक की वैल्यूज। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ √3/2 देख लो। 0 से 90 √3/2 कहाँ पे होता है? साइन के लिए π/3 पे होता है। साइन π/3 जो होता है साइन 60 वो √3/2 होता है। ये याद आ गया आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है कि साइन
कहाँ पर आ रहा है, पाई बाई 3 पे आ रहा है ना, तो एक पाई यहाँ पर लिखो और पाई बाई 3 यहाँ पर लिखो, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है √3/2, कौन सा, माइनस दिया है ना क्वेश्चन में, तो माइनस। अब आपको माइनस √3/2 लाना है। आपको ये पता है कि प्लस का √3/2 जो है वो पाई बाई 3 पे आता है, तो हमेशा जो ऑपरेशन होगा वो पाई के साथ या तो प्लस या माइनस करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको याद हो मैंने बताया था जब भी साइन पाई के साथ लिखा हो तो साइन साइन ही रहता है और प्लस या माइनस लग जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है माइनस लगाना है, तो हम एक ऐसी क्वाड्रेंट ढूंढेंगे जहां पर साइन नेगेटिव होता है। हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर हम इसको कैसे भी थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा दें तो हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा और आंसर -√3/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पाई है, अगर मैं पाई माइनस पाई बाई 3 कर देता हूँ तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पाई 180 है, 180 में से पाई बाई 3 गया तो मैं सेकंड में आ गया। लेकिन सेकंड में तो पॉजिटिव होता है हमारा साइन, तो मैं पाई प्लस पाई बाई 3 कर दूंगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -√3/2 जो है वो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज मैं और कर सकता था, जैसे मैंने पाई लिखा, ऐसे ही आप जब भी आपको नेगेटिव के लिए नहीं निकालना आ रहा हो तो आप साइन 2 पाई के साथ भी सोच सकते हो कि पाई बाई 3 का क्या किया जाए। पाई बाई 3 ही क्यों, क्योंकि मुझे √3/2 पाई बाई 3 पे मिल रहा है जो मुझे पता है। तो अगर पाई बाई 3 मुझे पता था तो मैंने पाई बाई 3 लिख दिया, आपको कुछ और पता है तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन 0 से 90 के बीच में होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब 2 पाई से पाई बाई 3 अगर मैं जाऊंगा तो अगर मैं 2 पाई में प्लस पाई बाई 3 करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए। और अभी मैंने दिमाग लगाया था कि थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये 2 पाई तक फोर्थ है, तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाऊंगा। तो या तो मैं साइन पाई प्लस पाई बाई 3 ले लूँ या तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ले लूँ। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी साइन 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाई 3 मिलेगी, साइन 4 पाई बाई 3 पे भी -√3/2 होता है, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी साइन 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई बाई 3, साइन 5 पाई बाई 3 पे भी -√3/2 होता है। आपको दोनों में से जो भी याद रहे या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो सुंदर देखने में वो वाला ले लो। मैं 4 पाई बाई 3 ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मुझे पता चल गया कि साइन x इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है, साइन 4 पाई बाई 3। अब इतने को अगर मैं छुपा दूं तो साइन x इज इक्वल टू साइन y का मुझे एक तरह से मिल रहा है, साइन x इज इक्वल टू साइन y वाला फॉर्म, ये वाला। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब तक आपसे क्वेश्चन में अलग से ना बोले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो, तब तक आपको जनरल सॉल्यूशन ही देना होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से निकालोगे आप n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y की वैल्यू क्या है 4 पाई बाई 3। आप 4 पाई बाई 3 की जगह 5 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी साइन x जो है वो -√3/2 ही वैल्यू लेता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व cos x इज इक्वल टू 1/2। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, माइनस नहीं आया। cos x 1/2 कहाँ पे होता है, मुझे पता है 60 डिग्री पे होता है। cos x जो है वो 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 पे, मतलब cos पाई बाई 3 पे होता है, ठीक है। पता चल गया, सिंपल हम लोग लिख देंगे वही जो पहले लिखा था, cos x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब अगर इतने को आप कंपेयर करो, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो इस थ्योरम में सेटिस्फाई हो रहा है cos x इज इक्वल टू cos y में। और इस तरह के जब भी इक्वेशन बनती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y क्या है मेरा पाई बाई 3। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो इसलिए मैंने थ्योरम आपको डिराइव करके दिखाया, वरना मैं डिराइव करके नहीं दिखाता, ताकि आपको समझ आए कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। वरना मैं आपको सीधा ये 3 इक्वेशन लिख देता और कहता जब इस तरह की इक्वेशन हो तो ये कर लो, इस तरह की हो तो ये कर लो, और 10x की हो तो ये कर लो। लेकिन मैंने डिराइव करके दिखाया ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन आ गई है। खतरनाक सी इक्वेशन क्या है कि tan और cot दे रखा है मुझे अभी तक sin sin cos cos निकालना आता था, या tan tan निकाल लेता अगर आ जाता, पर यहाँ तो tan और cot आ गया, तो अब क्या करें। लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि tan tan कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरी बात बन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो हमने पढ़ा था कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 प्लस थीटा,
90 मतलब पाई बाई 2 आ गया अगर, तो टेन जो है वो अपने रिश्तेदार कॉट में बदल जाएगा और थीटा ही देगा। और इसका साइन क्या होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, मतलब टेन 90 प्लस थीटा बराबर है माइनस कॉट थीटा के। और यहाँ पर माइनस कॉट थीटा बन रहा है, तो इस माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 प्लस थीटा, मतलब कि टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या है यहाँ पर एक्स प्लस पाई बाई 3, एक्स प्लस पाई बाई 3। बिल्कुल सिंपल था, बस ये सिंपल सी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए थी। मैंने टेन को कॉट में बदल दिया, इतनी चीज़ें तो आपको अभी तक आ ही जानी चाहिए, टेन को कॉट में बदलना, कॉट को टेन में बदलना। तो यहाँ से टेन टू एक्स मेरा कितने के बराबर आ गया, टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 होता है 3 2 5 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स। मुझे मिल गया 10a 10x इज इक्वल टू 10y, ठीक है। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2x है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप ले लो 2x इज इक्वल टू t, तो जो x है वो कितना आ गया, t बाई 2 आ गया x t बाई 2। अब 2x इज इक्वल टू t इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे पास आया 10t इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6 प्लस x, और x क्या है, t बाई 2 है, ठीक है। अब मुझे ये फॉर्म मिल गया 10x इज इक्वल टू 10y, t के लिए देखें तो मेरा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस y, y क्या है मेरा, ये पूरा एंगल, मतलब कि 5 पाई बाई 6 प्लस t बाई 2 आ गया। t की जगह मैं पुट कर दूंगा 2x, तो t की जगह जैसे ही मैंने 2x पुट किया मेरे पास आया 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस t की जगह मैंने क्या पुट किया है 2x, तो 2x अपॉन 2। अब मुझे दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करना है यहाँ x लाने के लिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, एक 2 ये दे देगा, प्लस x बाई 2। ठीक है, लेकिन जब भी सॉल्यूशन देते हैं तब x इधर और इधर दोनों तरफ तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि इस x को हम लोग इस तरफ लाएंगे और ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 2 प्लस 5 पाई बाई 12। x माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा x बाई 2, x बाई 2 आएगा n पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 12 के बराबर, ये n है, n पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 12। अब यहाँ से देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो ओवरऑल मेरे पास x आया n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ठीक है। यहीं इसी स्टेप के बाद वो स्टेप आ जाता, फालतू में हम लोगों ने आपका ये तक किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो x मेरे पास आ गया n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 के बराबर, ठीक है। पहले मैंने कॉट को 10 में बदला, 10 में मेरे पास 2x बन रहा था, मुझे x के फॉर्म में निकालना आता था आंसर, तो मैंने 2x को t लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया और वापस t में तो आंसर दे नहीं सकते क्योंकि आंसर x में पूछा था, तो वापस x में लेके आए उसको और सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास आ गई है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग हमेशा कुछ इन पेयर्स को बना के डील करते हुए आए हैं, ताकि 2 प्लस 6 8x बाई 2 जब हम लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में लगाएं तब 4 के साथ कुछ कॉमन बने या कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं साइन ए प्लस साइन बी लगाऊंगा इसमें और इसमें, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब कि 8x बाई 2 जो कि हो गया 4x, cos a माइनस बी बाई 2 2x माइनस 6x 4x अपॉन 2 2x, ठीक है, बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके ये आया, माइनस का साइन 4x मेरे पास है ही पहले से ही, ये इज इक्वल टू 0। cos माइनस x cos x के बराबर होता है, तो इस माइनस को मैं खा जाऊंगा यहाँ से ऐसे ही। अब साइन 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया, साइन 4x को कॉमन लेते ही मेरे पास बचा 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये 0 के बराबर कब होगा, देखो इसके आगे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब या तो sin 4x इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर 2 cos 2x माइनस 1 0 हो जाए, 2 cos 2x माइनस 1 0 के बराबर आ जाए। जब भी चीज़ें मल्टीपल में मिल जाएंगी हम क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हमें ये वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा।
साइन 4x 0 कब होगा, जब 4x बराबर होगा n पाई के, या फिर हम कह सकते हैं x होगा n पाई बाई 4। ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, x की एक वैल्यू या तो ये आ जाए, या तो 2 cos 2x माइनस 1 कब 0 होगा, जब 2 cos 2x 1 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि cos 2x 1/2 के बराबर आ जाएगा। cos x 1/2 कब होता है, अब बात ये आती है, cos x 1/2 होता है पाई बाई 3 पे। तो ये तब सॉल्व होगा जब हमारा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। यही वाला फॉर्म बन रहा है cos x इज इक्वल टू cos y वाले की तरह। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू cos y में सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, सीधा लिख सकते हो आप इसको t, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना 2x तो t, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 की जगह क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में दोगे कि या तो x n पाई बाई 4 हो या x n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो, तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी और यही मेरी x की वैल्यूज हैं जिन पे आंसर मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, एक चीज देखो मैं बता दूं, ये लिखना मत भूलना वरना कट जाएंगे मार्क्स। ठीक है, आधा आधा नंबर कट जाएगा, आप घर जाके एग्जाम देने के बाद खुश होते रहोगे कि फुल आएंगे, और फुल आएंगे नहीं। चलिए, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। मैंने स्टार्टिंग में आपको एल्जेब्रिक इक्वेशंस दिखाई थी, तो अब क्या करना है, जब यहाँ पर cos और sin दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो कोशिश करो कि या तो कुछ मल्टीपल में बन जाए जैसा पिछले पार्ट क्वेश्चन में बना, या तो cos सब कुछ cos में बदल दो या सब कुछ sin में बदल दो। तो sin x को cos x में बदलना थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है, लेकिन cos स्क्वायर x को मैं बदल सकता हूँ। कैसे, cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आइडेंटिटी यूज करके। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ sin x में बदल दिया। अब थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0, या फिर सब कुछ पलट देता हूँ मैं, बन गया 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन गई है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाए तब आप क्या करो कि साइन x या जो भी आपका बन रहा हो, कॉस में बन रही है तो कॉस x, उसको t ले लो। तो अब t लेते ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम निकालते थे माइनस b प्लस माइनस रूट डी, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला से निकालते थे। तो यहाँ से देखो माइनस b क्या बन रहा है, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए जो कि है 2 इंटू सी जो कि है माइनस 2 माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है 2 इंटू 2। तो ये सॉल्यूशन बना मेरे पास 3 प्लस माइनस यहाँ से बना 4 2 8 2 16 प्लस का 16 मतलब अंडर रूट 9 प्लस 16 25 अपॉन 4, ये आया 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 के बराबर। 3 प्लस 5 अपॉन 4 हो गया 2 और 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2/4 मतलब कि माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करके दो चीज़ें मिली, 2 और माइनस 1/2। किस चीज़ का सोल्यूशन मिला मुझे, ये t का। t या तो 2 है या माइनस 1/2 है, लेकिन t मेरी क्या थी, साइन x। तो मुझे सॉल्यूशन मिला कि साइन x या तो मेरा माइनस 1/2 है और साइन x जो है मेरा वो 2 है। तो इस केस को तो आप यहीं पे खारिज कर दोगे क्योंकि आपको पता है साइन -1 और 1 के बीच में आता है। इसको कहो कि तुझे मार दी गोली, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही एक पॉसिबल सोल्यूशन है। साइन x इज इक्वल टू -1/2 और साइन x -1/2 कहाँ होता है, देखो सबसे पहले मुझे साइन 1/2 पता है कहाँ पर होता है, π/6 पे होता है, साइन π/6 पे होता है। अब पाई से मैं कुछ ऐसा करूंगा कि -1/2 बन जाए, पाई से मैं ऐसी क्वाड्रेंट में चलूंगा जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं पाई से थोड़ा सा आगे चलूंगा, तो साइन पाई प्लस π/6 जो होता है वो -1/2 दे देगा। ये चीज़ अभी हमने सीखी थी कैसे आई, ठीक है। या फिर आप 2 पाई माइनस π/6 भी कर सकते थे इसको। मैंने पाई प्लस π/6 किया
जो कि आ गया 7π/6 के बराबर। तो ठीक है, साइन एक्स माइनस 1/2 को आप लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का फॉर्म बन गया है, सीधा सीधा आपका सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू वाई। वाई क्या है 7π/6, या फिर अगर आप 2π माइनस π/6 करते हैं यहाँ पर 2π माइनस π/6 तो आपका आ रहा था 11π/6। तो यहाँ पर आप अगर आपका आंसर 7π/6 की जगह 11π/6 आ रहा है इसमें, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतने ही एग्जाम्पल थे हमारे पास। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इस वीडियो में बहुत आराम से हमने डेरिवेशन भी सीखी और सारे क्वेश्चन भी करे। अगर नहीं समझ आया हो कुछ भी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, समझ आया हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि सबको समझ आ गया है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर देना, कर सकते हो क्या। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।